हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे अपने बेहतरीन टॉपिक को, डिटर्मिनर को। और डिटर्मिनर में हम इससे पहले अपने आर्टिकल टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में हमने पॉजेसिव डिटर्मिनर डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा चल रही थी हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। क्लियर है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एरर डिटेक्टिंग वाले आते हैं और दूसरे ब्लैंक्स को फिल करने वाले आते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्टिंग वाले तो हो ही गए थे अपने। अब आज जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम अपने ब्लैंक्स को फिल करने वाले। क्लियर है? तो ब्लैंक्स को फिल करने वाले में जो कंसेप्ट है वो मैं आपको डिस्कस करवाऊं उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पहले एक बार कुछ रिवाइज करवा लेता हूं, कुछ आपसे पूछ लेता हूं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो सिंगुलर प्लूरल का याद रखना है और दूसरा आपको जो याद रखना है वो नियर और फार का याद रखना है। क्लियर है? तो नियर और फार का क्या याद रखना है कि जो नाउन पहले आ रही है वो कैसी मानी जाती है, नियर, और जो बाद में आ रही है वो कैसी मानी जाती है, फार। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी अपने आप फिर आप इस कंसेप्ट को, ब्लैंक वाले को इजीली कंप्लीट कर लेंगे अगर आपको ये बात याद रही तो मैं पहले तो कुछ वाक्य आप लोगों को लिख देता हूं यहां पर जिससे कि आप लोग उसे अच्छे से कंप्लीट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य हमारे सामने रखा गया, देयर आर टू बुक्स इज मोर यूजफुल देन, और ये दे दिया। ठीक है, एक सेंटेंस तो हुआ, ये एक हुआ सेंटेंस आपके पास, देयर आर 3 बुक्स इज मोर यूजफुल देन, ये आपको दिया गया। एक सेंटेंस आया आपका, देयर आर 3 बुक्स आर मोर यूजफुल देन एंड ब्लैंक। आफ्टर इट देयर आर 5 बुक्स is more useful than, फिर से ब्लैंक। और एक आपको दिया गया, देयर आर 5 बुक्स आर मोर यूजफुल देन एंड ब्लैंक। ये आपके पास कुछ सेंटेंसेज हैं, 5 सेंटेंसेज आपको लिखे गए हैं। और 5 सेंटेंसेज में क्या कंसेप्ट आएगा, इसे एक बार जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ब्लैंक वाले जो प्रश्न आते हैं जिसमें हमें ब्लैंक को फिल करना होता है उसे भी आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस आपको कुछ कंसेप्ट्स हैं, शब्दों की तरफ ध्यान देना है कि सेंटेंस में जो शब्द आ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एक चीज को देखिए समझते हुए चलिए। मैंने ये जानबूझकर 2 ब्लैंक वाले सेंटेंस लिखे हैं। अगर सिंगल ब्लैंक वाला सेंटेंस आता है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल ब्लैंक वाला आएगा तो दूसरे में तो अपने आप ही हमें क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि क्या आना चाहिए। लेकिन अगर डबल ब्लैंक भी दे रखे हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। यहां पर देखिए आप कितने ब्लैंक दिए गए हैं, 2 ब्लैंक दिए गए हैं आपको। ठीक है, और 2 ब्लैंक जो दिए गए, एक ये है और एक ये है। तो आप अच्छे तरीके से एक एक चीज को मानते हुए चलिए। ये तो नियर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके फार पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो आता है वो नियर है और बाद में जो आता है वो फार है। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? उसके बाद में ये पता लगा कि यहां पर जो वर्ब आ रही है वो कैसी है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये भी कंफर्म पता लग गया कि इस ब्लैंक में जो वर्ड आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और नियर सिंगुलर को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों दिस रिप्रेजेंट करता है। कौन? दिस का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए। दिस तो हो गया यहां पर। अब बाद में क्या आना चाहिए तो देखें टोटल नाउन कितनी है हमारे पास, कितनी नाउन है टोटल, देखो देखें आप यहां 2 नाउन है।
दो में से एक तो हमने यहां यूज कर ली, क्योंकि सिंगुलर में एक तो होगी ही होगी, है ना। तो एक नाउन तो यहां यूज हो गई दो में से, और दो में से एक तो यहां यूज हो गई, तो बची कितनी, एक बची। और एक जब आती है तो वो कैसी मानी जाती है, ऑब्वियसली सिंगुलर मानी जाती है। तो इसका मतलब फार सिंगुलर में कौन आता है, दैट आता है। तो यहां क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट समझ लो एक बार फिर से। दो ब्लैंक दे रखे हैं, पहला ब्लैंक नियर पोजीशन को बताएगा, बाद वाला फार पोजीशन को बताएगा। इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग रही है, इसका मतलब नियर सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आएगा, दैट इज दिस, जो कि क्या है, दिस है, ठीक है। और जब दिस में आप एक नाउन को तो शामिल, सिंगुलर का मतलब एक, टोटल नाउन है हमारे पास कितनी, दो, दो में से एक यहां चली गई तो बची कितनी, एक, एक भी सिंगुलर होती है। और फार सिंगुलर को कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट, तो दैट लिख दिया हमने। लेकिन अगले सेंटेंस को देखो, वही आपके दो ब्लैंक हैं, ये वाला ब्लैंक आपको नियर पोजीशन बता रहा है, और ये वाला कौन सा बता रहा है, फार पोजीशन बता रहा है। ये भी क्लियर है, कौन सी पोजीशन है वो, फार पोजीशन है, क्योंकि पहले वाला ब्लैंक नियर और बाद वाला फार। ये तो सिंपल, अब आपके अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि यहां आपको वर्ब दे रखी है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब नियर पोजीशन को बताने वाले शब्द के साथ जब आएगी तो सिंगुलर ही शब्द आएगा, और यहां हम यूज कर लेंगे किसका, दिस का। कोई गलती इसमें, समझ में आ गई बात, दिस का प्रयोग कर लेंगे हम। अब दिस में कितने होते हैं, एक, टोटल नाउन है हमारे पास कितनी, तीन, तीन में से एक तो यहां यूज हो गई, बची कितनी हमारे पास, ऑब्वियसली दो। और दो को हमारे यहां सिंगुलर माना जाएगा या प्लूरल, तो आप सबको पता है दो प्लूरल होता है। और दो जब प्लूरल होता है तो फार में प्लूरल को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अब वहां पर कितनी नाउन मानी जाएंगी, दो नाउन मानी जाएंगी उस ब्लैंक के लिए। तो और फार में जब प्लूरल है तो फार प्लूरल को कौन रिप्रेजेंट करता है, फार प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है दोज। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, दोज का प्रयोग हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत आपको। अब आगे देखिए आप, देयर आर 3 बुक्स, ब्लैंक दे दिया फिर ब्लैंक दे दिया, तो ये तो है कौन सा, नियर पोजीशन वाला, और ये है आपका कौन सा, फार पोजीशन वाला। क्लियर। इसमें आपको दे रखा है क्या, आर, तो आर बोले तो प्लूरल, तो इसका मतलब है इस पहले वाले ब्लैंक में तो प्लूरल वर्ड आएगा, ये कंफर्म हो गया। नियर प्लूरल को कौन बताता है, तो आप सबको पता है नियर प्लूरल को बताता है कौन, दीज बताता है। कौन बताता है दोस्तों, दीज बताता है। अब बाद वाले में क्या आएगा, ये डिसाइड करेगा ये 3। अब इस 3 के कितने टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, आप कहेंगे टुकड़े क्यों, अरे भाई टुकड़े करेंगे तभी तो दो जगह जाएगा वो। तो जब कितनी जगह, ब्लैंक कितने हैं, दो, तो टुकड़े भी कितने होंगे, दो होंगे। भाई दो हिस्से होंगे, एक पहले वाले ब्लैंक के लिए और एक बाद वाले ब्लैंक के लिए। क्लियर यहां तक। तो 3 नाउन के ये 3 बुक्स हैं, तो 3 के टुकड़े कितने करो, 2। लेकिन टुकड़े करने से पहले ध्यान देना, उसमें पहला टुकड़ा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब करो टुकड़े 3 के, तो पहला टुकड़ा प्लूरल तभी होगा जब उसमें कम से कम 2 आएंगे। भाई टोटल 3 है, उसमें से 2 एक तरफ रख दो, एक तरफ रख दो, तो पहले वाले में तो 2 हो गए, तो वो तो प्लूरल हो गया। तो इसका मतलब इस दीज में कितने, कम से कम कितने शामिल हैं, 2 तो होंगे ही होंगे, 3 में से 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि एक ब्लैंक और बैठा है भाई अपने पास। तो उस ब्लैंक के लिए इसने कितने छोड़े, एक ही छोड़ा। और फार जब एक छोड़ा है तो सिंगुलर रिप्रेजेंट करेगा, और फार सिंगुलर को कौन बताता है, दैट बताता है, दैट का यूज हो जाएगा। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। 2 ब्लैंक में भरने के लिए हमें शब्दों के टुकड़े भी कितने करने हैं, 2 करने हैं। टोटल नाउन है हमारे पास 3 के 2 टुकड़े कर दो, जिसमें से पहला टुकड़ा, क्योंकि वर्ब यहां कैसी है, प्लूरल, तो पहला टुकड़ा प्लूरल होना चाहिए। तो 2 + 1 का ही टुकड़ा हो सकता है, तो 2 आ गया इसमें, उसके लिए बच गया 1। तो हो गया कंसेप्ट के लिए सिंगुलर और प्लूरल का। अगला सेंटेंस देखिए, वही आपके नियर पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, फार पोजीशन। इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, तो नियर सिंगुलर के लिए तो कौन आता है, दिस आता है, तो दिस भर दो। क्लियर। टोटल नाउन कितनी है, 5 में से एक तो आ गई दिस के पास, बची कितनी, 4 कैसे होती है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर प्लूरल होती है वो तो। और फार प्लूरल में कौन आता है, दोज आता है, तो यहां ब्लैंक में दोज फिल कर दो। क्लियर कंसेप्ट, क्या आता है, दोज, तो दोज यहां यूज हो जाएगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है,
लेकिन ये दो तरीके से, डायरेक्ट जब हमें शब्द यूज करना हो, जैसे कि आप पे डिपेंड करता है, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें ऑप्शन पर डिपेंड करना पड़ता है। अगर सिर्फ ब्लैंक देकर हमें खुद को लिखना है अगर पेपर मान लो, तो उसमें आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो क्या करना है, वो सारी चीज मैं यहां बताऊंगा आपको। तो पहले तो ध्यान दे लेते हैं, दो ही ब्लैंक हैं, ये नियर है और वो फार है। यहां वर्ब दे रखी है आपको आर, जो कि है प्लूरल। तो इसका मतलब नियर प्लूरल के लिए कौन सा शब्द आता है जो नियर कंडीशन को भी बताए, नियर पोजीशन को बताए और प्लूरल को भी बताए, तो वो होता है हमारा कौन सा, दीज। कौन सा होता है, दीज। तो दीज यूज हो जाएगा यहां पर। तो अब लेकिन बाद वाले में क्या आएगा ये हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि टोटल नाउन कितनी है, 5, और 5 के टुकड़े कितने करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, क्योंकि 2 ब्लैंक है तो टुकड़े भी 2 होंगे। और 2 टुकड़ों में से पहला टुकड़ा होना चाहिए कैसा, प्लूरल होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो पहला टुकड़ा प्लूरल हम कैसे करें, तो देखो 5 के कितने टुकड़े करेंगे हम, जैसे पहला टुकड़ा प्लूरल होगा तो 2 + 3 भी हो सकता है, 3 + 2 भी हो सकता है, 4 + 1 भी हो सकता है। नहीं होंगे क्या टुकड़े, बताओ, बिल्कुल 2 टुकड़े किए, उसमें से 2 + 3, 3 + 2 और 4 + 1 ऐसे हो सकते हैं ना 2 टुकड़े। इनमें आप पहले वाले पार्ट को देखो, 4, 3, 2, तीनों की तीनों ही प्लूरल हैं। लेकिन ये तो तीनों प्लूरल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कितने ही मान लो, लेकिन समस्या तो अगले के मानने में है ना। अगर हम मानते हैं कि इसका पहला टुकड़ा जो है वो 2 को लेकर चल रहा है, तो बाद में बचा कितना हमारे पास, 3। हमने माना कि पहला टुकड़ा 3 को लेकर चल रहा है, तो बाद में बचा हमारे पास क्या, 2, जो कि है दोनों की दोनों कैसे, 3 बचे या 2 बचे, दोनों ही कैसे हैं, प्लूरल हैं। क्लियर यहां तक, भाई दोनों कैसे बचे, प्लूरल। लेकिन संभावना एक ये भी तो बनती है कि हो सकता है कि इस प्लूरल में कितने शामिल हों, 4, और अगर इसमें 4 शामिल होंगे तो बाद के लिए बचा क्या, 1, और 1 कैसा होता है, सिंगुलर। तो यानी प्लूरल की भी पॉसिबिलिटी है और सिंगुलर की भी पॉसिबिलिटी है आगे के लिए। तो फिर क्या करें, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं अभी, कि अगर मान लो आपको खुद को ही लिखना पड़ जाए, तब तो आप वहां दैट ऑब्लिक दोज दोनों को लगाकर आएंगे, दैट और ऑब्लिक लगाकर दोज, बोथ आर पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन वाले पेपर की बात हम करें, तो ऑप्शन वाले पेपर में आप ध्यान दीजिएगा कैसा आता है, ए की अगर हम बात करें तो ए में क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए एक यानी ये दोनों जगह ब्लैंक दे दिया आपको, और दोनों जगह ब्लैंक दे दिया तो आपको दे दिया दीज और दिस। ऑप्शन बी में दे दिया दिस और दैट। ऑप्शन सी में दे दिया दीज, दीज हम यूज कर चुके हैं, दैट और दिस, और ऑप्शन डी में आपको दे दिया दीज और दैट। तो बताइए क्या करके आएंगे आप, तो देखो ऑप्शन ए में पहले वाले में तो दीज ही आएगा, ये सही है, लेकिन बाद वाले में दिस थोड़ी आएगा, दिस तो नियर पोजीशन को बताता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगले को पढ़ते हैं तो दिस, तो इसमें तो दिस आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो प्लूरल वर्ब बैठी है, तो दिस को लेगी नहीं है, तो ये तो भिड़ते ही क्या हो गया, गलत हो गया। अगले में चले क्या आया, दैट, तो ये तो नियर पोजीशन को दैट थोड़ी बताता है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा, पहले वाले में दीज और बाद वाले में दैट। पॉसिबिलिटी है, दैट लिख रहा है यहां पर तो पॉसिबिलिटी है इसकी। इसके बजाय ऑप्शन में अगर वो ये दे दे, क्या दे दे, ऑप्शन डी एक बनाकर आपको ये दे दे दीज और दोज, ये बनाकर दे दे, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी ही आपको बनाकर ये दे दे नन, तो नन भी सही है। इसका मतलब पहले के जो 3 हैं इनमें से कोई भी उचित नहीं है, तो नन भी तो आ सकता है ना ऑप्शन में। आने को तो और भी ऑप्शन बहुत आ सकते हैं आपके, कि ऑप्शन ए में आपको क्या दे दे, अलग कंडीशन बता देता हूं मैं आपको थोड़ी सी यहां पर,
समझिएगा। अलग कंडीशन क्या है कि जैसे ऑप्शन ए में दे दिया आपको दीज और दैट, ऑप्शन बी में दे दिया आपको दीज एंड दोज, ऑप्शन सी में दे दिया बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में दे दिया नन। ऐसे दे दिया मान लो तुमको, और फिर पूछा कि अब बताओ इसमें क्या है, तो आप देखो दीज और दैट भी इसमें अप्रोप्रिएट है, दीज और दोज भी अप्रोप्रिएट है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। कौन सी बड़ी बात है, प्रश्न वो कैसे भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। आप तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके रूल्स अगर क्लियर हैं तो आप कैसे भी प्रश्न को इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी विशेष बात ऐसी नहीं है। तो दोस्तों ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की हमने बात की है यहां पर, जिसमें हम किस तरीके से सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे ये हमने डिसाइड किया। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव कंप्लीट होने के बाद में अब बारी आती है हमारी अगले डिटर्मिनर की, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडेफिनिट डिटर्मिनर। कौन सा? इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं आप इसे। तो इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स में आपको क्या पढ़ना है ये विशेष ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इंडेफिनिट डिटर्मिनर में मुख्य रूप से जो शब्द समझने होते हैं हमें, वो कौन कौन से होते हैं? सम है, एनी है, मच है, मैनी है, सेवरल है, वेरियस है, ऑल है, बोथ है, इसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। इसके अलावा अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इसी प्रकार से आपको पढ़ना होता है क्या? इनफ भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? इनफ भी पढ़ना होता है। इसी प्रकार के शब्द आपके जैसे लेस है, लेस तो लिटिल और इनकी फॉर्म बनती है एक तो लेस, तो लेस का प्रयोग किस तरीके से हम करते हैं, मोर शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजेबल वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ये आपको मुख्य जो है वो इस तरीके से कंप्लीट करना। अब जैसे मैनी आ गया, तो मैनी का ही एक भाई होता है, जैसे कि आप उसे पढ़ते हैं मैनी अ और एन के रूप में। किस रूप में पढ़ते हैं? मैनी अ और एन के रूप में पढ़ते हैं, यानी एक तो अकेला मैनी आए और दूसरा मैनी के साथ क्या आ जाए? अ और एन आ जाए, तो कंसेप्ट क्या बन जाएगा हमारा। तो ये आपके कुछ डिटर्मिनर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखकर बताए हैं। बाकी तो डिटर्मिनर में जितने भी शब्द आपके होंगे उन सभी शब्दों को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे अब अगली क्लासेज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, और यहां सबसे पहले हम डिटर्मिनर को समझेंगे। इसके लिए हमें मुख्य रूप से दो तरह की नाउन की जरूरत पड़ती है, वही आपकी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की जरूरत पड़ती है। और मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने इनके बारे में बताया था, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो नाउन नहीं है कि जो हमें एक सनातन पद्धति से जो पढ़ाई गई थी कि जिसे गिना जा सके। ये तो इसका हिंदी अर्थ है, और हिंदी अर्थ उस कंसेप्ट को क्लियर कर दे ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे कि डिटर्मिनर की बात हम करें तो निश्चय सूचक शब्द जो होते हैं, निश्चितता सूचक शब्द जो होते हैं, तो इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? इससे कंसेप्ट क्लियर थोड़ी होते हैं कि हिंदी अर्थ आपने किसी भी शब्द का कर दिया और फिर कह दिया कि ये लो हो गया कंसेप्ट कंप्लीट, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा था वो आप लोगों को याद होना भी चाहिए। हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन का
पहली बात तो यह कि ऐसी नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सके वो क्या कहलाती है, काउंटेबल। और प्लूरल बनाते समय जिसके मीनिंग और कैटेगरी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है आपको। काउंटेबल नाउन प्लूरल तो बनती है, लेकिन प्लूरल बनते समय मीनिंग और कैटेगरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जो या तो प्लूरल बनाई ही नहीं जा सकती, या तो प्लूरल बनेगी नहीं उसकी, और अगर बना दिया जाए तो मीनिंग और कैटेगरी क्या हो जाती है उसकी, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनर को कंप्लीट करने के लिए। अब बारी आती है कि डिटरमिनर पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए, डिटरमिनर, ये इंडेफिनिट डिटरमिनर जो है ना, पढ़ने से ज्यादा यानी सामान्य रूप से पढ़ने से ज्यादा तुलनात्मक अध्ययन को प्रीफर करता है, और उस तुलनात्मक अध्ययन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, वरना उलझ के ही रह जाना है। ये टॉपिक ऐसा है। क्लियर है? तो कैसे समझना इसे? जैसे आपको अच्छे प्रकार से पता है, सम का मतलब भी क्या होता है, कुछ या थोड़ा सा, और एनी का मतलब भी वही बताता है। तो एनी चलो थोड़ा सा मीनिंग में सम से अलग हो सकता है, लेकिन फिर अ फ्यू और अ लिटिल का क्या? अ फ्यू और अ लिटिल तो अर्थ में बिल्कुल सम जैसे ही होते हैं, कुछ या थोड़े से को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? और मैं आपको कई बार इस चीज को कह चुका हूं, बार बार इस चीज को कहता हूं कि लैंग्वेज में एक समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग अलग होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि दो ऐसे शब्द आ जाएं जो अर्थ भी समान दे रहे हो और प्रयोग भी समान रूप से ही किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वो भाषा की विविधता है, भाषा का डिफरेंस है, उनमें अलग अलग लैंग्वेज से उठाए गए वर्ड्स हैं। वो आपको अच्छे तरीके से पता है। सेवरल का मतलब भी क्या होता है? बहुत होता है। वेरियस का मतलब भी बहुत होता है। मैनी का मतलब भी बहुत होता है। अ लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत होता है। लॉट्स ऑफ का मतलब भी बहुत होता है। प्लेंटी ऑफ का मतलब भी बहुत होता है। अ गुड नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत होता है। ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सब इतने शब्द बहुत ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा शब्द किस कंडीशन में आना चाहिए? तो इसके लिए कंपेरेटिवली आपको डिस्कस करना है, और कंपैरिजन के साथ डिस्कस जब आप करेंगे तो इजीली इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को तो मैं यहां से मिटा देता हूं, और सबसे पहले हम यहां पर कंपेरेटिवली ले रहे हैं। हेडिंग डाला हमने किसका? सम का। और इसी के कंपेरेटिवली इस साइड में हम लिख लेते हैं किसको? एनी को लिख लेते हैं। क्लियर है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम यहां पढ़ते हुए चलेंगे और समझना। देखिए, पहली बात तो यह है कि सम का प्रयोग आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां यह बात भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप कि मैंने सिर्फ काउंटेबल लिखा है। वो बात अलग है कि आज तक आपने सम जो पढ़ा होगा वो कैसे पढ़ा होगा, मैं अभी जिक्र करवा देता हूं आपको। काउंटेबल लिखा है, जबकि काउंटेबल में दो कैटेगरी होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल होती हैं दो। तो काउंटेबल में जो दो कैटेगरी होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, इनकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखा मैंने यहां पर। कई डिटरमिनर ऐसे होते हैं जिनके साथ स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये भी डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो लिखा था ना हमने कि सिंगुलर होते हैं ये, इनके साथ यूज होने वाले शब्द सिंगुलर होंगे। मैनी जब भी हम लिखेंगे तो स्पष्ट लिखेंगे कि इसके साथ प्लूरल नाउन आएगी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जब भी लिखेंगे तो स्पष्ट लिखेंगे इनके साथ प्लूरल नाउन आएगी, स्पष्ट लिखेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। तो स्पष्ट मैंने, लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट काउंटेबल ही लिख दिया है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है दिस वर्ड सम कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के साथ समान रूप से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन में तो कोई ऐसी मतलब होता नहीं है, कैटेगरी नहीं होती सिंगुलर हो प्लूरल हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो अपने आप में ही जो है वो है। तो यानी तीन कैटेगरी बनी आपकी, सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, और तीनों के साथ लग जाता है क्या?
सम। बिल्कुल वही रूल ये एनी कहता है कि ये भी किसके साथ लग जाता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और इसमें भी मैंने आपको, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार से कैटेगरी बनाकर नहीं लिखी। कैटेगरी बनाई है क्या काउंटेबल में? नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये भी दोनों के साथ आ सकता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। कैसे आएगा वो हम डिस्कशन करेंगे जब इनके बेसिक एक बार सारे रूल्स क्लियर कर लेंगे। पहले बेसिक रूल क्लियर करेंगे, उसके बाद में मैं जानता हूं आप लोगों ने निश्चित रूप से एनी के साथ सिंगुलर पढ़ा है और सम के साथ प्लूरल ही पढ़ा होगा, सम बॉयज, सम स्टूल्स, सम चेयर, सम फैंस, सम सिटीज, या ऐसा कुछ पढ़ा है। तो सिंगुलर कब आता है इसके साथ, और एनी के साथ में एनी बॉय, एनी चेयर, एनी स्टूल, एनी टेबल, ऐसा आप यूज करते हैं, एनी बुक। प्लूरल कब आता है? तो वही चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है कि दोनों की कंडीशन क्या है। लेकिन ये कंडीशन आप डिस्कस करेंगे पूरा, इसको कंप्लीट करने के बाद में इसके बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। पहले हम अगली कंडीशन जो ये फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं माय डियर, जनरली दिस वर्ड सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है सामान्यतः? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट एनी इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये समझिएगा। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन सिर्फ इतना ही जान लेना कि एनी इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पर्याप्त नहीं है। और इतना सा बताने से, इतना सा पढ़ने से, इतना सा डिस्कशन करने से आपके प्रश्नों की गलत होने के भी उतने ही चांस होते हैं जितना कि सही होने के। ये वास्तविकता क्या है? चलो इंटरोगेटिव में तो कोई विशेष ऐसा कंसेप्ट है नहीं, लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या? डायरेक्ट नेगेटिव बना देने का मतलब क्या है? वास्तविकता जबकि क्या है इसकी, नेगेटिव की। तो इसमें समझिएगा आप, एक कंसेप्ट में बता देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस की बात आप कर रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंसेस की बात आप कर रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज आप कैसे करेंगे? नेगेटिव का मतलब क्या है यहां पर? एक तो नेगेटिव बता देना कि भाई पूरा सेंटेंस शुरू से लेकर लास्ट तक, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक जहां पर भी आए पूरे सेंटेंस को पढ़ लो और उसमें देख लो नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है। और अगर वो नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो वो सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में एनी आ सकता है। या तो मतलब निकलता है इसका ये, और या फिर मतलब निकलता है कुछ और। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नेगेटिव कहने का मतलब तो यही निकलता है कि शुरू से लेकर लास्ट वर्ड तक कहीं पर भी कोई नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और उसमें हम यूज कर सकते हैं किसका? एनी का। जबकि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये समझिएगा। हम डायरेक्ट नेगेटिव वर्ड नहीं बोल सकते। आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्ड प्लस एनी अगर आता है तब तो सही है। अगर एनी से पहले नेगेटिव वर्ड आ रहा है, भाई ये समझने की बात है। इंटरोगेटिव में आप स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में तो कैसे बनाते हैं भाई? इंटरोगेटिव की जो मेन फीचर है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होती है, यही तो है इंटरोगेटिव की मुख्य पहचान। तो बाद में आप पढ़ते हैं कि दो तरीके के बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से। जब हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब अकेली आ जाती है आपके सब्जेक्ट से पहले, लेकिन WH वर्ड से बनते हैं तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से और पहले आ जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर तो बन गई ना आपकी, तो स्ट्रक्चर तो शुरू में देखने पे पता लग जाएगा। मैं आपको ज्यादा ना लिखूं, सिर्फ इतना भी लिख दूंगा ना कि डू यू, इतना भी लिख दिया तो तुरंत आप इतना सा लिखने पर समझ जाओगे कि आप सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हो। नहीं समझेंगे क्या? डू यू, इतना सा लिखने से भी समझ जाएंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो एनी ने देखा कि अरे सेंटेंस इंटरोगेटिव बन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आ जाएगा वो बिना किसी नाराजगी के या बिना किसी कंडीशन के आ जाएगा। तो नेगेटिव का क्या?
आप उसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अरे एनी भैया आप तो आओ, नेगेटिव वर्ड हम लगा देंगे बाद में लास्ट तक। आ जाएगा क्या एनी? एनी ऐसे कहने से बिल्कुल नहीं आएगा। एनी कह देगा तुमसे कि तुम्हारा क्या भरोसा बाद में तुम नेगेटिव वर्ड लगाओ कि नहीं लगाओ, मेरा आना तो फिर गलत हो जाएगा यहां पर। तो नहीं, मैं पहले नहीं आऊंगा, पहले तुम मुझे एक बार दिखा दो कि नेगेटिव वर्ड तुम्हारे सेंटेंस में है कि नहीं है, और अगर है तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि नेगेटिव वर्ड पहले आ रहा हो और एनी बाद में अगर आ रहा है तो वो वाक्य सही है। लेकिन अगर किसी वाक्य में एनी पहले आ रहा है और उसके बाद में माय डियर नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा है? गलत है, ये वाक्य गलत होता है। और माय डियर जब गलत होता है तो कई सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहां हमें एनी को पहले और नेगेटिव को बाद में ही लगाना पड़ता है। यानी एनी की कंडीशन पहले बन रही है और नेगेटिव की बाद में बन रही है, तो फिर क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन आ तो सकती नहीं, ग्रामर तो मना करती है कि नहीं आती, और जब नहीं आती तो क्या करें? उसका निवारण करो। निवारण क्या करो? अब आप ये नहीं कह सकते सर एनी को बाद में ले जाओ और नेगेटिव वर्ड को पहले ले आओ, नहीं कर सकते आप ऐसा। भाई ऐसा कैसे कर देंगे? मैंने कहा है ऐसा ही हो रहा है सेंटेंस में, सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि एनी पहले आना चाह रहा है और नेगेटिव वर्ड बाद में जाना चाह रहा है, तो फिर हम कैसे लगा दें इसे? सीक्वेंस तो बदल ही नहीं सकती। और ऐसी ही कंडीशन के लिए आपके ग्रामर में एक और डिटर्मिनर बना दिया गया। कौन सा? वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले मैं एक सेंटेंस समझा दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही हैज नॉट स्टडीड एनी बुक। बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो आप ध्यान देंगे तो यहां पर नॉट नेगेटिव वर्ड आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है? एनी आ रहा है। तो नेगेटिव वर्ड प्लस एनी आ जाए तो इसका मतलब वाक्य हमारा सही है। मैंने आपको कहा ही हैज हार्डली एनी मनी। ये सेंटेंस लेकर आपसे पूछा बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? तो आप देखेंगे कि यहां हार्डली वर्ड आया, ये नेगेटिव है और इसके बाद में क्या आ गया? एनी आ गया। तो नेगेटिव पहले और एनी बाद में आ जाता है तो वो वाक्य हमारा कैसा होता है? सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके यूज होने में। लेकिन अगर दोस्तों मैंने एक सेंटेंस आपको ये लिखा कि इफ एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज नॉट against this rule, we should apply it। अगर ये वाक्य आपको लिखकर दिया गया, अब मेरे ख्याल से आप इसको पढ़कर देखो सेंटेंस को, इफ एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज नॉट अगेंस्ट। पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा, और आप इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे ना तो भी बिल्कुल सही लगेगा ये। लेकिन माय डियर फिर भी ये सेंटेंस गलत है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिटर्मिनर्स। क्यों गलत है? क्योंकि एनी पहले आ गया और उसके बाद में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। और एनी पहले आ जाए और नेगेटिव वर्ड बाद में आ जाए तो वो वाक्य कैसा होता है? गलत होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो गलत होता है। तो फिर क्या करें? तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ही हमारे पास एक लॉजिक बनाया गया और एक शब्द क्रिएट किया गया हमारे यहां, और वो भी एक डिटर्मिनर ही है। और कैसे बनाया गया? इफ, अब एनी आ रहा है, यहां एनी बाद में नहीं जा सकता, नॉट पहले नहीं आ सकता, कैसे लाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे तब्दील करेंगे? हम कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अगेंस्ट, और आगे सेंटेंस जो है वो आ जाएगा। बताइए नहीं आएगा क्या? माय डियर, डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड नो? इस नो को क्यों बनाया गया? इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? इस नो का जब भी मीनिंग निकाला जाता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड नो, तो हमेशा कहा जाता है द मीन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट एनी। जब इसको एक्सप्लेन भी किया जाता है ना तो इस तरीके से किया जाता है, इट मींस नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड इन एट फॉर्मर पोजीशन एंड एनी इज यूज्ड एट लेटर पोजीशन। नेगेटिव वर्ड जो है पहले और एनी हमेशा बाद में आता है उस कंडीशन में। तो विशेष ध्यान रखिएगा
कि ऐसी कंडीशन के लिए ही नो बनाया गया, वरना नो का और कोई औचित्य नहीं है। और ये चीज कितनी आपके लिए आगे तक यानी और दूसरे टॉपिक में भी हेल्पफुल होगी। हालांकि मैंने इसको आपको एक्टिव एंड पैसिव टॉपिक में भी डिस्कस करके बताया था। अब मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, लेकिन समझना, मैंने आपको वहां कहा था कि एक सेंटेंस होता है कि आई कैन नॉट टीच एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। यह सेंटेंस आपको दिया गया, क्लियर? तो देख लो पहले स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस सही है क्या? नॉट लग रहा है, नॉट के बाद में एनी आ रहा है, तो इसका मतलब सही है सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज। तो नेगेटिव वर्ड पहले और एनी बाद में आता है तो बिल्कुल सही होता है, ये बात तो ठीक है यहां पर। लेकिन अब उसने पूछा कुछ और है, और उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि सेंटेंस को पैसिव में चेंज करो। किस में चेंज करो? पैसिव में चेंज करो। और पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस हमें क्या करना है, यहां वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम अगर इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को एज इट इज लगा दें कि एनी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास कैन नॉट बी टॉट बाई मी। भाई जैसा सेंटेंस दे रखा है वैसा ही तो हमने यूज किया, वैसे ही शब्दों का तो प्रयोग किया, लेकिन क्या ये उचित है? तो ग्रामर आपसे ये नहीं कहती कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ऊपर जैसा सेंटेंस दे रखा है वैसा ही आप नीचे यूज करो, जरूरी नहीं है। आप शब्दों को बदल भी सकते हो, शब्दों का हेर फेर भी कर सकते हो, लेकिन एक तो रूल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ग्रामर को क्रॉस करके नहीं जा सकते आप, और ग्रामर को जब क्रॉस करके नहीं जा सकते, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो कैंडिडेट ये कहते हैं ग्रामर को या लैंग्वेज को पढ़ाते टाइम पर कि रूल तो है ये, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो दोस्तों मैं बस यही कहूंगा कि उन्हें रूल्स शायद थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हम खुद इंसानों ने बनाई है, और खुद की बनाई हुई चीज में भी एक्सेप्शन छोड़ दिए हैं आपने। अरे थोड़ा ढंग से ही बना लो तो फिर भाई उसको, जबकि ग्रामर में ऐसा है नहीं। लैंग्वेज एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें एक बार जो रूल चल गया, वो रूल किसी भी जगह जाकर आप अप्लाई कर दो, वो कभी क्रॉस नहीं करता, ना तो किसी दूसरे को और ना अपने आप को क्रॉस करने देता। जैसे कि टॉपिक चल रहा है आपका एक्टिव एंड पैसिव, लेकिन रूल अप्लाई हो रहा है डिटर्मिनर का, तो आप डिटर्मिनर वाले रूल को ऐसा नहीं, अरे टॉपिक तो एक्टिव पैसिव है, क्या फर्क पड़ रहा है, डिटर्मिनर को तो कर दो क्रॉस, यहां पर नहीं कर सकते आप। एक बार रूल बन गया, क्या बन गया कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं, सिर्फ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वर्ड पहले और आपका एनी बाद में आना चाहिए, ये नियम बन गया। तो लेकिन इस सेंटेंस में तो आपने एनी पहले लगा दिया और नॉट बाद में लगा दिया, कि तो हम क्या करें, पैसिव में बदला है तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वही तो लगाएंगे। मना कर देता है वो कि एज इट इज शब्दों का प्रयोग कोई जरूरी नहीं है, शब्द बदल सकते हो, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए और रूल नहीं बदलना चाहिए। और अगर ऐसा है तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर मान लो सिचुएशन ऐसी फंस गई आपके पास कि एनी पहले आ रहा है और नेगेटिव वर्ड बाद में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के निकलने के लिए ही आपको एक शब्द और दिया गया, और वो शब्द है क्या? नो। तो ये सेंटेंस तो गलत है। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे कैसे? नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास कैन, नॉट तो उधर नो में चला ही गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कैन बी टॉट बाय मी। ये ऐसे चेंज होगा सेंटेंस पैसिव में। तो अब आप खुद देख लीजिएगा कि सिर्फ इतना सा एनी के संदर्भ में पढ़ लेना कि एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो एक सामान्य स्टूडेंट को तो, सामान्य विद्यार्थी को तो यही लगेगा ना कि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड आ जाओ तो वो नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। वो बात भी सही है कि पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आप नेगेटिव वर्ड लगा दो तो इसका मतलब सेंटेंस तो नेगेटिव ही हुआ ना फिर वो। और नेगेटिव अगर हो गया तो सीधा सा मतलब है आप एनी लगा सकते हो वहां पर, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। एनी ये नहीं कहता कि सिर्फ नेगेटिव देखना है, आपको ये भी देखना है कि उस एनी से पहले आ रहा हो वो नेगेटिव वर्ड। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम अपने कंसेप्ट के पास और यहां लिखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है, तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्ड बिफोर
एनी, यानी नेगेटिव वर्ड यूज होना चाहिए कहां, एनी से पहले, ठीक है, तभी सेंटेंस सही माना जाएगा। यह विशेष ध्यान रखना है आपको। एग्जांपल लिखवा देता हूं अब इसके, मैं आपको कुछ एक बार यहां पर, जैसे सेंटेंस देखिए, ही गेव मी सम मनी, he gave me some books। दोनों सेंटेंस देखो एक बार आप। अब इन दोनों सेंटेंसेज को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, पहले तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, कैसी स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो आपको पता लगेगा नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो ये इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो फिर बचा कौन सा, अफर्मेटिव। तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, सो we are using this word sum with the word money that is uncountable noun। ये मनी कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यूज हो सकता है अनकाउंटेबल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहा है इन नेक्स्ट सेंटेंस अगेन वी आर यूजिंग दिस वर्ड सम बिकॉज सेंटेंस इज अफर्मेटिव एंड दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड विद द वर्ड बुक्स दैट इज अकाउंटेबल नाउन। ये शब्द किसके साथ आ रहा है, बुक्स के साथ आ रहा है, जो कि एक काउंटेबल नाउन है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इधर की बात क्या करें हम, तो इधर अगर हमने मान लीजिए सेंटेंस ये लिखा, डिड यू सी एनी बॉय ऑन दिस रोड, ये सेंटेंस आपको दिया गया, और ये सेंटेंस जब दिया गया तो एनी ने आने से पहले, भाई एनी तो जब भी वाक्य में आएगा तो पहले दो चीजें देखेगा, या तो वाक्य होना चाहिए इंटरोगेटिव या होना चाहिए नेगेटिव। तो जहां एनी आया उससे पहले नेगेटिव तो कोई नहीं है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई, इसका मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तो एनी का आना बिल्कुल सही है। और एक सेंटेंस मैंने आपको अभी लिखवाया ही था, उसकी जगह हम दूसरा सेंटेंस लिख देंगे कि जैसे कि यू डिड नॉट गिव मी एनी वाटर, ये सेंटेंस लिखा गया। तो यू डिड नॉट गिव मी एनी, एनी जहां आया उससे पहले नेगेटिव है कि नहीं, तो देख लो कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है आपका। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक। तो ये कहता है एनी, और एनी कहता है कि मुझसे पहले या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ और या फिर कैसा बनाओ, नेगेटिव बनाओ। यानी नेगेटिव वर्ड भी पहले और इंटरोगेटिव सेंस तो ऑब्वियसली पहले ही आती है, वो तो स्टार्टिंग में पता लग जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद में इसका कंसेप्ट और आता है, क्या आता है कि अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि सम एंड एनी दोनों की दोनों यूज होते हैं कहां, इंटरोगेटिव, यानी सम यूज होता है अफर्मेटिव में और एनी यूज होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनी जब सम का प्रयोग हम करने लग गए किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में भी करने लग गए। कौन से सेंटेंसेज में दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में भी। कब, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका प्रयोग केवल तब हो सकता है जब सेंटेंस में पता लग रहा हो किसका, प्रॉमिस का, या फिर पता लग रहा हो किसका, ऑफर का, या फिर पता लग रहा हो किसका, डिटर्मिनेशन का। किसका, डिटर्मिनेशन का पता लग रहा हो। भाई या तो प्रॉमिस का पता लग रहा है, या ऑफर का पता लग रहा है, या फिर डिटर्मिनेशन का पता लग रहा है, तो उस कंडीशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद आप उस वाक्य में किसका प्रयोग करोगे, सम का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें यहां, डू यू वॉन्ट सम मोर टी। जरा देखिएगा सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या कह रही है। सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर रहे हो, और हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट से पहले आ रही है तो सीधा सा मतलब निकलता है सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव होने के बावजूद आप यूज कर रहे हैं किसका, सम का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, सम का। तो सेंटेंस सही है या गलत है,
तो सेंटेंस ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस से ऑफर का पता लग रहा है। किसका? ऑफर का। अब ऑफर माने आप, तो ऑफर का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट वर्ड और क्या आप यूज कर सकते हैं? यहां पर रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट का पता लग रहा हो तो रिक्वेस्ट भी बात वही है, ऑफर भी बात लगभग वही होती है, तो दोनों की कंडीशन में आप सम का प्रयोग जो है इंटरोगेटिव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही माना जाता है। क्लियर है? बात आती है एनी की। अब एनी क्यों पीछे रहेगा फिर इस कंडीशन में? जब सम ने अपनी कंडीशन बदल ली कि वैसे तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है लेकिन यहां हमने इंटरोगेटिव में भी कर लिया, तो एनी को जैसे ही पता लगा उसने भी क्या कर दिया? हंगामा कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और उसने आंदोलन शुरू करके कह दिया कि आप सम को जब ये प्रायोरिटी दे सकते हो, सम को ये फैसिलिटी दे सकते हो, ये राइट्स दे सकते हो कि वो मेरी कंडीशन में आ सकता है, मेरी कंडीशन को क्रॉस कर सकता है, मेरी कंडीशन को हथिया सकता है। भाई इंटरोगेटिव तो मेरी कंडीशन थी, एनी ने बोला, तो फिर मुझे क्यों नहीं ये अधिकार दिया जाए? एक ही देश में रहने वाले हैं, अधिकार तो समान मिलने चाहिए ना भाई। हमने इसको भी समझा बुझाकर कह दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा चूंकि लेट आए हो इसलिए कंडीशन थोड़ी कम बची हैं अब हमारे पास, तो आप भी आने को तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से सेंटेंसेज में? अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आ सकते हो, लेकिन केवल तब जब सेंटेंस से हमें पता लग रहा है किसके भाव का? सिलेक्शन के भाव का। किस भाव का? सिलेक्शन के भाव का जब हमें पता लग रहा है तो ही आप एनी का प्रयोग कर सकते हो। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हो। कैसे? जैसे कि सेंटेंस देखिएगा, आपको एक सेंटेंस दिया गया, यू कैन टेक एनी बुक व्हाट यू वांट। ये सेंटेंस देखिए आप। अब इस सेंटेंस की बात करें तो जहां एनी आ रहा है इससे पहले नेगेटिव वर्ड है क्या? कोई नहीं है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है क्या? क्योंकि कैन तो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, तो इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन जब नहीं है तो ये सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो भी आप एनी का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? कारण है इसके पीछे, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर थोड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कह रहा है यू कैन टेक एनी बुक। इसका मतलब है उस जगह पर बुक एक थी या एक से ज्यादा, तो अपने आप बता देंगे कि बुक एक से ज्यादा थी, और एक से ज्यादा बुक जब है तो उन्हीं बुक्स में से किसी एक बुक को लेने की बात वो कर रहा है, और किसी एक बुक को लेने के लिए आपको कह रहा है, तो इसका मतलब दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। तो इस सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ऐसा है तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव का होते हुए भी कैसा है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। व्हाट इज द मीन ऑफ नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव। वास्तव में एनी के साथ नेगेटिव वर्ड जोड़ने का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्ड कोई भी यूज करो, जरूरी नहीं है नॉट ही आए, कोई भी और नेगेटिव वर्ड लगा सकते हो, लेकिन इतना जरूर है कि वो आना चाहिए उससे पहले। उस एनी शब्द का प्रयोग जिस स्थान पर हो रहा है उससे पहले नेगेटिव आ जाना चाहिए, तब तो एनी राजी है, तब तो वो खुश है, तब तो वो ठीक है, सही है, हंगामा नहीं करेगा, वरना वो छोड़ के चल देगा सेंटेंस को और कह देगा ये क्या तुमने तरीका अपना रखा है? तुमने तो ऐसे इस तरीके से तो कहीं पर भी कोई शब्द यूज कर दोगे तो मना कर देगा, बखेड़ा खड़ा कर देगा, और ऐसा हमें करना नहीं है। ग्रामर में और ही बहुत चीजें हमें संभालने के लिए, अब उसके बखेड़े को कौन संभाले? तो बेटर है हम सेंटेंस ही ऑलरेडी ऐसा बनाकर चलें कि पहले नेगेटिव और बाद में एनी आ जाए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? तो ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करना है। अब यहां तक तो बात हुई वो वाली जो मैं आपको बताई थी कि जो आप इनके रूल्स को पढ़ते हैं सामान्यतः, कि सम का प्रयोग आज तक हम करते आए थे प्लूरल नाउन के साथ, और एनी का करते आए हैं सिंगुलर नाउन के साथ। देखो ना हमने कि एनी बुक, यहां पर हमने लिखा तो बुक लिख दिया तो सिंगुलर है, लेकिन इससे पहले वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहां सम के साथ क्या लगाया है? बुक्स लगाया है, प्लूरल लगाया है। तो यह सम बुक कर सकते हैं क्या हम? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन अलग होती है। क्या कंडीशन होती है? तो इसको समझने के लिए आपको आर्टिकल पर फिर से एक बार जाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा एक बार। और क्या पढ़ना पड़ेगा? उसमें नोन और अननोन कंसेप्ट जो है आपको उनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए
मैं आज की क्लास को यहीं पर आपके रोक रहा हूं, यहीं पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने डिटर्मिनर में भी एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव के ब्लैंक वाले कंसेप्ट कंप्लीट किए थे, एक इसको हमने कंप्लीट किया, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ये मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको क्या रिवाइज करना है, तो आर्टिकल्स को आपको रिवाइज करना है, उसमें नोन अननोन कंसेप्ट को तो बेहतर तरीके से क्लियर करना है, तभी वो क्लियर होगा कि एनी कब प्लूरल नाउन के साथ आता है और सम कब सिंगुलर नाउन के साथ आता है। क्लियर है? अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, इनको रिवाइज कीजिए, इन कंसेप्ट्स को, इसे कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में, और बाकी के डिटर्मिनर भी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे हम। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।